तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। तो इस मूवी के अंदर हमें बताया गया है कि इंडोनेशिया में कई लोग ऐसा मानते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक जिन जो हैं वो यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बसे हुए हैं। कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति जो कि अशुद्ध है या बिना इजाजत के उन पहाड़ों पर चला जाता है तो वो जिन्न उसको नहीं छोड़ते हैं और उसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। ऐसी एक लड़की होती है जिसका नाम ईता है। वो यही गलती कर बैठती है। वो अनजाने में उस पहाड़ी के ऊपर चली जाती है और उन आत्माओं को नाराज कर देती है। अब पहाड़ों में बार बार अजीब आवाजें, साए, चीखें और ईता का पीछा करते डरावने जिन। डर यहाँ पे तब बढ़ गया जब पहाड़ों से लौटने के बाद ईता उन जिन्न के आतंक से बच नहीं सकी। अब यहाँ पे सवाल ये था कि जो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसने ये कहानी सुनाई है वो अदृश्य है, मतलब अदृश्य अलौकिक शक्तियों को देख सकती है। तो क्या वो ईता को इस भयानक जिन से बचा पाएगी या फिर नहीं, अब ये हमें मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी की बात करने वाली हूँ उसका नाम है पिताका गुनुंग गेदे। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि वॉशरूम में अपने कपड़े धो रही थी। जिस वक्त उसे यह एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक भयानक सी लेडी, बूढ़ी लेडी उसके पीछे खड़ी हुई थी। अब उसे देखकर ईता की चीख निकल जाती है। अब जिस टाइम उसके दोस्त उसे देखने के लिए वॉशरूम के पास आए, दरवाजा खोलते ही ईता ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने उसकी रूह निकाली हो। कहानी अब 2 दिन पहले की दिखाई जाती है जहां ईता और उसकी बचपन की दोस्त माया बात कर रहे हैं। माया अपने भाई और कजन्स के साथ हाइकिंग के लिए जा रही है और यहीं पर वो ईता को भी इनवाइट कर लेती है। अब ये लोग उसी जगह पे जा रहे हैं जहां हमने शुरुआत में पहाड़ियों की बात की थी। अब यहाँ पर ईता को डर था कि उसकी मॉम उसे परमिशन ही नहीं देंगी। इस तरह बातें करते हुए ईता अपने बालों में हाथ फेरती है तो उंगलियों में फंसकर बहुत सारे बाल उसके झड़ जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। खैर, वो बाल फेंक देती है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि माया ईता की मॉम से परमिशन लेने के लिए आई थी ताकि वो ईता को हाइकिंग ट्रिप पर भेज सके। अब फाइनली ईता की मॉम मान भी जाती हैं और ईता माया को घर के बाहर से ही ले लेती है। अब जिस टाइम माया ईता के पीछे एक भयानक शैडो को खड़ा हुआ देखती है जिसकी लाल आंखें थी, इसे देखते ही वो डर गई और फौरन उसने यहाँ से भागने की सोची। ईता कंफ्यूज हो गई कि वो उसके पीछे क्या देख रही है, लेकिन उसे तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन इससे यह प्रूव हो गया कि कोई नेगेटिव एनर्जी ईता के घर पर पहले से ही रह रही थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यह सारे फ्रेंड्स मिलकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें हाइकिंग करनी थी। अब यहां पर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी तो इन सब ने गेस्ट हाउस में रुकने का डिसाइड किया। अब रात होते ही ईता को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसे पता चला कि उसको पीरियड्स हो गए हैं। अब ये बात जब वो माया को बताती है तो माया कहती है कि तुम हो सके तो घर वापस चलो। अब ऐसी हालात में माउंटेन्स पर हाइकिंग करना ठीक नहीं है, लेकिन ईता उसे मना कर देती है। अब उसे बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी और वो इन लम्हों को यादगार बनाना चाहती थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वो इस समय अशुद्ध है और यहाँ पर जो आत्माएं हैं वो इस टाइम लोगों को ज्यादा पोजेस करती है। अब यहाँ पर जो ईता है वो इस छोटी चीज की वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती थी। दोबारा उसे मौका मिलता या नहीं। अब माया भी उसके साथ ज्यादा बहस नहीं करती है और ईता अपने कपड़े धोने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और यहीं पर पहली मर्तबा वो भयानक बूढ़ी भूत उसे दिखाई देती है। यह वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब यहाँ पर उसकी चीख मारने पर उसके सारे दोस्त आ चुके थे और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सबको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। वो बोल ही नहीं रही थी, बात ही नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि आंखें भी नहीं झपका रही थी। सब लोग उसे पकड़कर रूम में ले जाते और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि उसने वॉशरूम में किसी अजीब से लेडी को देखा। वो पतली सी, लंबी सी थी, सफेद बालों वाली, जैसे कोई बूढ़ी औरत हो और उसकी आंखें किसी लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। ये सब बातें जब इस गेस्ट हाउस की ओनर सुनती है तो वो डर जाती है और इन सबको बताती है कि ऐसे ही क्रिएचर सालों पहले भी इस जगह पे देखी गई थी
जिसने यहाँ आने वाले लोगों का जीना हराम कर दिया था। और फिर यहाँ पर कुछ लोगों की मदद से बहुत सारी रिचुअल्स करने के बाद उस एंटिटी ने हमारी जान छोड़ी थी। अब अगर यह दोबारा आ गई तो बहुत बड़ा खतरा है। हो सकता है कि अगर वो ईता को नजर आई है तो ईता के साथ ही यहाँ वो आई हो, क्योंकि शुरुआत में माया ने भी उसके पीछे किसी को देखा था। अब ये बात सुनकर यहाँ पर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और इनमें से एक लड़का ये भी कह देता है कि हमें ईता को वापस घर भेज देना चाहिए। लेकिन माया ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि माया को पता था ईता कितना एक्साइटेड थी इस ट्रिप के लिए और उसे उसके बाद कभी परमिशन भी नहीं मिलेगी। खैर, इस टाइम सारे सो जाते हैं और अगली सुबह सब उठते हैं और तो ईता भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है कि उसके मूड को देखकर किसी को लगता ही नहीं है कि रात में उसके साथ कुछ हुआ भी था। अब सभी लोग अपना बैग उठाते हैं और ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। अब पहाड़ों की खूबसूरती देखते हुए माया और ईता जैसे खो ही गई थी। ईता को तो अफसोस होने लगा था कि वो अपना कैमरा घर पर ही क्यों भूल गई। अब सीन कट होकर अब हमें ईता के घर पर ईता की मॉम को दिखाया जाता है। जब वो सफाई कर रही थी तो उन्हें ईता के डस्टबिन से बहुत सारे बाल और ईता के खून से भरे टिश्यूज दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो परेशान हो जाती हैं। ये बात ईता के डैड को भी बताती हैं, लेकिन ईता के डैड कहते हैं इतनी छोटी छोटी बातों पर सर पर सवार नहीं होते, जब ऐता आएगी तो उसे डॉक्टर को दिखा देंगे। यहाँ ट्रैकिंग करते हुए एकदम से ईता को थका थका महसूस होने लगता है। उसकी सांस उखड़ जाती है और जब वह रेस्ट करने के लिए बैठती है तो एकदम से उसकी आंखें भी अजीब पड़ जाती हैं। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए सभी पैनिक करने लग जाते हैं और माया जब उसके कान में उसका नाम बोलती है तो वो एकदम होश में आ जाती है। उसे ठीक होने के बाद ये लोग दोबारा अपनी ट्रैकिंग को कंटिन्यू करते हैं और आधा रास्ता होने पर सब लोग थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुकते हैं। अब इस टाइम जब सब लोग खाना पानी और हंसी मजाक करने में बिजी थे तो ईता चुपके से उठकर यहाँ से चली गई और पास में बनी एक जेल के पास चली गई। माया ने जब देखा तो वह उसके पीछे आई और ईता से कहने लगी कि इस तरह अकेले कहीं भी जाना ठीक नहीं है, तुम समझो यह जगह इतनी भी सेफ नहीं है। इधर जैसे ही उसकी तरफ वो मुंह करती है तो माया ये देखकर डर जाती है कि उसके हाथ किसी चुड़ैल की तरह काले पड़ गए थे और लंबे हो गए थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ ऐता उसका गला पकड़ लेती है। माया की चीखने चिल्लाने की आवाज सारे लड़कों को यहाँ ले आती है और वो लोग बहुत ही मुश्किल से माया को ईता से छुड़वाते हैं। जैसे ही ईता माया को छोड़ती है, माया को झील के बिल्कुल दरमियान में एक लंबी बूढ़ी एंटिटी दिखाई देती है जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके लंबे लंबे बाल थे और उसकी आंखें भी एकदम लाल थी, जैसे बल्ब की तरह चमक रही हूँ। अब यहाँ पर ईता बेहोश हो जाती है, जिसके बाद ये लोगों से कुछ सुंघाकर होश में लाते हैं और उसके होश में आते ही वो ईता से सवाल पूछते हैं कि उसने माया के साथ ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पर वो कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। अब माया उनसे ऐसा कहती है कि हो सकता है कि तुम्हें किसी ने पोजेस किया हो। अब ये बात सुनकर जो ईता है वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि तुम पागल हो, मुझे लगता है तुम आजकल ज्यादा ही मूवीज देख रही हो, ऐसी कोई भी चीज इंसानों को पोजेस नहीं कर सकती। अब उसकी हालत को देखते हुए यहाँ पे जो लोग थे वो काफी डर गए थे। अब सारे इस बात में बहस में पड़ जाते हैं कि क्या इन्हें ट्रैकिंग को यही खत्म कर देना चाहिए या पहाड़ी की चोटी तक जाना चाहिए। अब उनकी बातों को सुनकर ईता को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि पहाड़ की चोटी पर वो चढ़कर ही रहेगी, क्योंकि ये उसके पास पहला और आखिरी मौका है। मैं तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी, पर तुम सब लोग भी ना डरो, छोटी सी तो पहाड़ी है, हम लोग जल्दी ही इस पर चढ़ जाएंगे। ईता की बातों को सुनकर सबको हौसला मिलता है और सब अपना सफर शुरू कर देते हैं। ऊपर चढ़ते हुए थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें यह एहसास होता है कि उनके आसपास जैसे कोई भाग रहा हो। उनके आसपास बच्चों की हंसी सुनाई देती है और जिससे लोग काफी डर गए थे और यहाँ पर तो माया को शैडो भी दिखाई देती है। माया ने भी इसको इग्नोर किया और सबके साथ सफर कंटिन्यू करती रही। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर माया को रास्ते में एक खड़ा एक बूढ़ा आदमी भी नजर आया और ये सब लोग जब उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे तो उन्हें एक डरावनी सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि इन सब के कान फटने लगे और इन्होंने अपना कान बंद कर लिया। यहाँ तक कि सभी लोग बेहोश हो गए और जब इन्हें होश आया तो वह बूढ़ा आदमी तो उस बूढ़े आदमी को माया ने देखा कि यहाँ से वो जा चुका था। अब यहाँ पर मौजूद लड़के यह बात कहने लगते हैं कि इनके साथ ये अजीबोगरीब ये जो चीजें हो रही हैं वो ईता की वजह से हो रही हैं। ईता को क्योंकि पीरियड्स आ गए थे और ऐसी कंडीशन में
लड़कियों के आसपास बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो अट्रैक्ट होती हैं और एता की वजह से ही अजीबोगरीब जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं अब उनकी ये बातें सुनते ही एता गुस्से से उन्हें देखती है और उनकी बातों को इग्नोर करते हुए ये लोग सभी दोबारा सफ़र को कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा दूर चले ही थे कि एता की हालत दोबारा से बिगड़ने लगती है। ये लोग एता को बिठाकर पानी पिलाते हैं। पानी पीते ही उसके माथे पर झुर्रियाँ आने लगी, उसके चेहरा बिगड़ गया और बॉडी भी अकड़ गई। उसके होठ सफ़ेद पड़ने लगे और वो इस तरह से मुस्कुराई जैसे किसी और एंटिटी ने उसे पोजेस कर लिया हो। वो लड़का जो बार बार एता को वापस छोड़ने की बात कर रहा था, वो कहता है कि अगर एता की हालत ऐसे ही रही तो फिर हम इस माउंट को सेट नहीं कर पाएंगे। उसका बस यही कहना था कि एता की बॉडी को झटके लगने लगे हैं और वो इतने भयानक तरीके से हंसने लगी कि उसकी हंसी पूरे माउंटेन्स के जंगलों के अंदर फैलने लगी। ये लोग बहुत डर गए। माया जान गई थी कि एता की दिमागी हालत भी ठीक नहीं रही, इसीलिए वह एता के साथ साथ सभी लोगों को ही वापस चलने को कहती है। अब ये बात सुनकर सफेद आंखों के साथ एता अजीब सी अंदाज में उसे कहती है कि तुम सब चले जाओ, मैं तो ये पहाड़ी में ही रहूंगी क्योंकि यह पहाड़ी मेरी हो चुकी है। अब ऐसे ये बातें करते करते उसकी आंखों में खून उतर आता है। सभी लोग डर के उससे पीछे हो गए और माया समझ गई कि जो एंटिटी वो बाहर एता के पीछे देख रही थी, उस एंटिटी ने एता को पोजेस कर लिया है। एता सब लोगों से कहती है मैं तो ऊपर तक जाऊंगी और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। अब ये बात कहते ही वो अकेले ही अपना सफर शुरू कर देती है। जब लोग पीछे से उसे देखते रह जाते हैं और इससे पहले कि उसे कोई समझ पाता, एता उन सब की नजरों से गायब हो जाती है। माया जो अभी भी कंफ्यूज खड़ी थी, उसने देखा कि दूर से एक बूढ़ी औरत अभी भी उन पर नजर रखे हुई थी और वह बूढ़ी औरत अभी भी माया के अलावा किसी और को नजर नहीं आ रही थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर माया के पास एक सुपरनैचुरल पावर है जिससे वो आत्माओं को देख सकती है। अब यहाँ पर जो माया है वो अपने सभी कजन्स को कहते कि चलो एता का पीछा करते। जैसे ये लोग एता के पास पहुँचते हैं, माया भागकर एता के पास जाती है और उसे आगे बढ़ने से रोकने लग जाती है। अब इस टाइम माया की आंखों में आंसू भी निकल रहे थे और एता भी रोने लगी। रोते रोते एता ने कहा कि यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा यादगार बनेगा और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। अब माया को जो कज़न सबको वापस चलने को कह रहा था, माया उसे भी समझा देती कि एता की बात मानते हुए हम चोटी के ऊपर तक जाएंगे। क्या पता ऊपर जाते ही यह सब चीजें नॉर्मल हो जाए। सभी लोगों ने अपना मूड ठीक किया और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे ये लोग ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, एता की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी थी, लेकिन एता अपने पर काबू करते हुए ऊपर चढ़ती रही और फाइनली ये लोग चोटी के सर तक पहुंच जाते हैं, जो कि लगभग 3000 मीटर की बुलंदी थी। अब रात हो चुकी थी। ये लोग अपने यहीं पर टेंट्स लगाते हैं और आराम करने लग जाते हैं। जैसे ही रात ऊपर आती है, एता की तबीयत दोबारा बिगड़ने लगती है। उसकी बॉडी ऐसी अकड़ गई थी जैसे उसकी बॉडी के अंदर कोई और चीज आ गई हो। कुछ देर में वो नीचे गिर गई और उसकी पूरी बॉडी में झटके लगने लगे। उसकी आवाजें सुनकर सभी लोग अपने कैंप से बाहर निकल आए। एता की तबीयत इनके संभालने में तो नहीं आ रही थी, इसीलिए ये लोग नीचे की तरफ जाते हैं ताकि आसपास कोई मदद बुला सके और इन्हें यही पास में रहने वाला एक आदमी मिलता है। वो आदमी इन लोगों के टेंट तक जाता है और एता की हालत को देखते हुए एता के कान में कुछ चीजें बोलता है, जिसकी वजह से एता की आंखें काली पड़ जाती हैं और पूरे मुंह में जो पूरा मुंह है वो नीला हो जाता है। उसकी बॉडी के हिस्से इस तरह मुड़ रहे थे जैसे कि सारी हड्डियां टूट जाएंगी। जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो उस आदमी ने भी जो कुछ भी पढ़ रहा था और ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया और एकदम से एता नॉर्मल हो गई। ऐसा लगा जैसे जिस भी चीज ने एता के ऊपर कब्जा किया था उसने एता की बॉडी को छोड़ दिया। इसी टाइम सीन कट होकर हमें एता के घर में एता की मॉम को दिखाया जाता है, जो इस टाइम प्रे कर रही थी, यानी कि नमाज पढ़ रही थी और इस टाइम उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई उनको घूर रहा हो। हालांकि उनके घर पर कोई भी नहीं था और जब वो यह बात अपने हस्बैंड को बताती हैं तो वो उसका मजाक ही बना देते हैं।
खैर अब दोबारा यहाँ पर हम ईता को देखते हैं जो कि टेंट के अंदर ही थी, जहाँ पर वो एकदम से सोते सोते उठ जाती है और उसका चेहरा बदल जाता है उसी लड़की उसी एंटिटी में जिसे हम बार बार ईता के साथ देख चुके हैं। अब ये सब देखकर माया डर कर एकदम से उठ जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब माया का एक सपना था। लेकिन उसने देखा कि ईता तो कुछ देर पहले ही उसके साथ लेटी थी, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं है। वो ईता को ढूंढने के लिए बाहर निकली तो उसे ईता नजर भी अगर जैसे ही उसने ईता को बुलाया तो ईता उसकी तरफ पलटी, लेकिन अब ईता का चेहरा ईता का नहीं था, यानी कि जो कुछ माया ने अपने सपने में देखा था वो सच हो गया था। और यहाँ माया समझ गई थी कि इस टाइम ईता दोबारा किसी एंटिटी के पोजेशन में है। अब माया एता को कुछ थप्पड़ मारती है और जैसे ही एता होश में आती है तो वह उसे अपने टेंट में ले जाती है। फाइनली अब सुबह हो गई थी। इन सब लोगों ने अपने बैग पैक किए और वापस जाने की तैयारी करने लगे। माया ने देखा कि एता उसके साथ नहीं है। एता को ढूंढते हुए वह उस तक गए तो एता ने उसे कहा, मेरा यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि जैसे यह माउंटेन मेरा घर हो। मुझे जो यहाँ सुकून मिल रहा है वो सुकून मुझे आज तक नहीं मिला। जाने से पहले एता कुछ देर तक एक बहुत बड़े से पत्थर को देखती रहती है और उसे देखते हुए कुछ बोलती भी है। माया को लगा शायद वो बातें कर रही होगी जो उसके साथ गुजरी। खैर वो कुछ भी नहीं कहती और गाड़ियों तक वहां तक सभी लोग जाते। अब इनकी वापसी का सफर बिल्कुल नॉर्मल था और फाइनली ये लोग अपने शहर आ चुके थे। माया का भाई और उसके कजन्स ईता के घर पर छोड़ने के लिए जाते हैं। घर आते ही ईता अपनी मॉम से भी नहीं मिलती और सीधा घर के अंदर चली जाती है, जिससे उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। एंड माया तो यहाँ से चली जाती है और जैसे जैसे रात गहरी होती गई ईता की तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी। उसकी बॉडी बुरी तरीके से कांपने लगी और ईता पागलों सी हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। उसकी हालत को देखकर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और उन्होंने मस्जिद से उस्ताद साहब को बुला लिया। उन्होंने ईता के ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ी, लेकिन उसका भी ईता के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसीलिए ईता की मॉम और उनके डैड ने उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटल में भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डॉक्टर्स को तो इसकी बीमारी ही नहीं समझ में आ रही थी। अब माया और माया के भाई जब ईता से मिलने हॉस्पिटल में गए तो ईता के डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने तो माया और माया के भाई को भी डांटा भी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सब इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। माया की जिद और कहने पर ईता उनके साथ माउंटेन्स पर गई थी और वहां से आने के बाद उसकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। वो उसे कहते कि अगर तुम उसे ट्रैकिंग के लिए ना ले जाते तो शायद आज मेरी बेटी ठीक होती। वो माया से कहते हैं या तो तुम किसी तरह यह सब कुछ ठीक कर दो या मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। माया परेशान हो चुकी थी। इन सब में तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी। वो कॉलेज में भी परेशान खोई रहती, जबकि यहाँ ईता आज भी हॉस्पिटल में है। जैसे ही रात गहरी होती है यानी आधी रात हो जाती है, तभी ईता उसी एंटिटी को देखती है जिसे उसने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वह पतली सी लंबी सी बूढ़ी सी लेडी। उसे देखते ही ईता की तबीयत दोबारा से बिगड़ जाती है। सुबह में माया उससे मिलने भी आती है उसका नाश्ता लेकर। माया उसके साथ काफ़ी सारी बातें करती है और ईता उसे अपनी हालत के बारे में बताती कि वह उसे कैसे डरावने विजन्स आते और अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती है। माया उसकी बातें तो सुन रही थी, लेकिन माया को लगा कि शायद ये सारी बातें वो इसीलिए कर रही है क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो ये सारी बातें आकर स्कूल में अपने दोस्तों को भी बताती है। सभी लोग परेशान हो गए सोचते हुए कि पता नहीं ईता के साथ क्या हो गया है। अगले दिन सारे दोस्त मिलकर ईता से मिलने आ जाते हैं और उसके लिए प्रे भी करते हैं कि ईता जल्दी से ठीक हो जाए और वापस से उनके साथ आए। अब इन्हीं से बातें करते करते ईता एकदम से अपने भाई की तरफ मुँह कर लेती है और दरवाजे की तरफ घूरने लग जाती है। वो माया से कहती है देखो वो दोबारा आ गई। वो वहीं पर तो है, लेकिन किसी दरवाजे के पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सबने उसे समझाने की कोशिश की कि दरवाजे के पास कोई नहीं है, लेकिन ईता किसी को वो ना समझा पाई कि उसे जो नजर आ रहा है वो किसी को नहीं आ रहा। खैर रात होती है और रात में ईता की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब यहाँ पर उसे इतनी तकलीफ हो रही थी कि अब उसे खून की उल्टी होने लगती है और जिसकी वजह से वो वहीं पर खत्म हो जाती है। अब ये बात सुनकर उसके घर वाले और दोस्त भागकर तुरंत हॉस्पिटल में आते हैं। अब उसके घर के आसपास रहने वाले लोग सभी एकदम से ईता के मरने पर शॉक हो चुके थे। यह सब कुछ ही दिनों में तो
हो गया था। 3 से 4 दिन पहले एता बिल्कुल ठीक थी और आज एता जो है वो अब मर चुकी है। माया की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि महीनों बाद भी वो अपने बेस्ट फ्रेंड एता को नहीं भूल पाई। एता की मौत ने सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया था तो वो माया को किया था और उसकी एक वजह ये भी थी कि एता के डैड ने उसकी हालत और मौत का जिम्मेदार माया को ही ठहराया था। हर रात उसे एता के ख्वाब और एता के विजन्स आया करते थे। ऐसे ही उसकी बातें याद करते करते एक दिन उसे याद आता है कि जब ये लोग हाइकिंग के लिए निकल रहे थे तो एता के डैड ने एता को चुपके से कोई पोटली पकड़ाई थी और उसे कहा था कि माउंटेन्स वाली झील में फेंक आना, और एता ने माउंटेन्स वाले झरने में जाकर उसे फेंक भी दिया था और उसी जगह पर माया ने वो एंटिटी भी देखी थी। ये बात सोचकर वो बहुत डर जाती है और सुबह होते ही ये सारी बातें एता की मॉम को जाकर बताती है। एता की मॉम भी हैरान हुई और उन्होंने फौरन अपने हस्बैंड से जाकर पूछा कि उस दिन आपने जो एता को पोटली दी थी आखिर वो क्या थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एता के डैड ने उन सब लोगों को एक खास रूम में नहीं जाने दिया था। एता की मॉम आज गुस्से में थी। वो इस रूम के अंदर चली गई जहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एता के डैड अजीबोगरीब सा कोई रिचुअल कर रहे थे, यानी कि ब्लैक मैजिक कर रहे थे, काला जादू। और यहाँ आकर कहानी के सारे पन्ने खुल जाते हैं। अब असल में यहाँ पे हुआ ये था कि एता के डैड का बिजनेस बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। उसे ऐसा लगा कि जैसे उन पर किसी ने काला जादू कर दिया हो, और जैसे ही उसे यह बात पता चली कि उसका एक दुश्मन उस पर काला जादू कर रहा है तो उसने बदला लेने के लिए एता के डैड ने भी एक तांत्रिक से कांटेक्ट किया। यहाँ पर उस तांत्रिक ने काला जादू करके एता के डैड को एक डॉल दी जिसे उन्हें घर से बहुत दूर जाके फेंकना था। अब जिस दिन एता के डैड उस तांत्रिक से मिलकर घर आए उसी रात एता को हैकिंग के लिए जाना था। अब उन्होंने ये काम एता को दे दिया ये सोचे बगैर कि ये काला जादू उन पे पलट कर वार कर सकता है, उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अब उस दिन से पहले से ही जब जब उसके डैड इस ब्लैक मैजिक के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे एता की तबीयत उसी दिन से खराब होती जा रही थी। उसके बाल झड़ने लगे, उसके मुंह और नाक से खून आने लगा, यानी एता के डैड जिस किसी पर भी काला जादू करवा रहे थे वह पलट कर उन्हीं के ऊपर वार कर रहा था। एता की मॉम को जब ये सारी कहानी पता चलती है तो वो बहुत रोती हैं। वो कहती हैं मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने ही मेरी बेटी को मार दिया। लेकिन यहाँ पर एता के डैड भी रोने लगे और कहने लगे मेरा यह सब करने का मकसद नहीं था, मैं तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ ठीक करने के लिए कर रहा था, मुझे क्या पता था इससे हमारी एता ही चली जाएगी। एता के डैड को अब यह एहसास हो चुका था कि उन्होंने जो गलत हरकत की थी उनकी सजा उन्हें मिल चुकी है। अब सब लोग एता की मौत से थोड़ा आगे निकल आए थे। पहले वाले ही 6 फ्रेंड्स का ग्रुप दोबारा एता की याद में उसी माउंटेन्स पर हैकिंग करने के लिए जाता है जहां एक खास पॉइंट पर माया को एता की परछाई मिलती जिससे वह बात करने लग जाती है और यहाँ पर पता चलता है कि माया आज भी एता को नहीं भूली थी। और बस यही दिखाते हुए यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।